नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे बच्चों। यूपी लेखपाल की तैयारी आपकी निरंतर जारी है और हम भी आपके लिए लगातार मॉक टेस्ट लेकर आ रहे हैं जिसमें 100 प्रश्न होते हैं जो आपके सिलेबस पर आधारित प्रश्न होते हैं। सिर्फ यहाँ पर आपका करंट अफेयर और डीआई का सेक्शन कवर नहीं किया जा रहा है। करंट अफेयर का अलग से मैं मॉक टेस्ट लेकर आऊँगा जो आपके सिर्फ करंट अफेयर्स बेस्ड होंगे ताकि आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ ना हो। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। देखिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके हमारे पीडीएफ चैनल से जुड़ सकते हैं और आपको बहुत सारी अच्छे कंटेंट के साथ पीडीएफ मिलने वाली हैं। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन मॉक टेस्ट। प्रथम प्रश्न है आपका कि स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। इसमें जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया था, बशर्ते वे समय पर राजस्व चुकाएं। यह व्यवस्था मुख्य रूप से मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में लागू थी। बताइएगा कौन से कथन सही हैं, कौन से गलत हैं। सही उत्तर है आपका केवल एक और दो सही हैं, तीसरा गलत है। कथन तीन गलत है क्योंकि स्थायी बंदोबस्त मुख्य रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी संभाग में लागू था। मद्रास, बंबई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। अगला है सूची एक को सूची दो से मिलाना है। एक तरफ सभा दी गई है, समाज दिए गए हैं, संस्थाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ उनके संस्थापकों के नाम दिए गए हैं। आत्मीय सभा, तत्वबोधनी सभा, प्रार्थना समाज और आर्य समाज, इनकी स्थापना किसने की है आपसे पूछा गया है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो सबसे आसान ढूंढिए जो आपका आता है। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, बच्चे बच्चे को पता है। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। और तत्वबोधनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सही हो जाएगा। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने की है। तत्वबोधनी सभा 1839 देवेंद्र नाथ टैगोर। प्रार्थना समाज 1867 आत्माराम पांडुरंग। और आर्य समाज 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है आपका कि 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। ये कथन है। कारण आपको दिया गया है कि इसके द्वारा कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का पुनर्मिलन हुआ तथा कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। क्या कथन और कारण दोनों सही हैं? क्या कथन कारण की सही व्याख्या है? बिल्कुल है। तो आपका ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी, जिन्हें एसी मजूमदार के नाम से भी जानते हैं। तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से एकता स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में शुरू किया गया था। इसके प्रथम और द्वितीय सत्याग्रही क्रमशः कौन थे, यह आपसे पूछा गया है। तो सही उत्तर है आपका यहां पर प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और तृतीय सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। तो तीन सत्याग्रही यहां पर आपको याद रखने हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित जो 1940 में शुरू हुआ था। प्रथम विनोबा भावे, द्वितीय जवाहरलाल नेहरू और तृतीय ब्रह्मदत्त। अगला प्रश्न है आपका कि वैदिक काल में अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। तो सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, गाय के लिए। ऋग्वेद में गाय को अघन्या, न मारे जाने योग्य कहा गया है। गाय संपत्ति का मुख्य मानक थी। अगला प्रश्न है आपका कि 1928 की नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें नहीं की गई थीं। तो सही ऑप्शन को आपको चुनना है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सही उत्तर है आपका यहाँ पर कौन सा होगा। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देना, बिल्कुल सही है। भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग, मौलिक अधिकारों की सूची। तो यहाँ पर जो गलत है वो सी है। पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कभी भी नेहरू रिपोर्ट में नहीं की गई। नेहरू रिपोर्ट में पृथक निर्वाचन मंडल का विरोध किया गया था और संयुक्त निर्वाचन मंडल की सिफारिश की गई थी। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह रिपोर्ट तैयार की गई थी। कंफ्यूज मत होइएगा, नेहरू रिपोर्ट के नाम पर जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू के बीच में।
अब हम बढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित एमसीक्यू की तरफ। प्रश्न है आपका कि पेशा अधिनियम 1996 का पूर्ण रूप क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है आपका ए, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्स एरियाज, यानी कि जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासन का विस्तार देना। यह 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में ग्राम सभाओं के लिए विशेष अधिकार देता है। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है और कितने वर्षों के लिए करता है? सही उत्तर है आपका राज्यपाल करता है और 5 वर्षों के लिए करता है। हमारे चैनल पर आपको संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाओं की एक वीडियो मिलेगी जो बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ है, उसको जरूर देखिएगा। यहाँ पर आई बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा। राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। ये पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। अगला प्रश्न है आपका कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई थी? 1947, 1950, 1952 या 1959? सही उत्तर है आपका 1952। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को शुरू हुआ था। यह ग्रामीण विकास की दिशा में भारत की सरकार का पहला बड़ा कदम था। हालांकि यह अपेक्षित सफल नहीं रहा। अगला प्रश्न है आपका कि संसदीय विशेषाधिकार भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ग्रहित किए हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या आयरलैंड? सही उत्तर है आपका बी, ब्रिटेन से। संसदीय प्रशासन प्रणाली, विधि और शासन और संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिए गए हैं। अनुच्छेद 105 संसद के विशेषाधिकारों से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित विषयों की संख्या कितनी है और यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? सही उत्तर है आपका यहाँ पर 29 विषय और अनुच्छेद 243 जी। तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज में 29 विषय जोड़ती है और ये अनुच्छेद 243 जी पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि लोक नीति के निर्माण में थिंक टैंक के रूप में कार्य करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो थिंक टैंक के रूप में कौन सी कार्य करती है संस्था? नीति आयोग करती है। इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा की गई थी एक प्रस्ताव के द्वारा और ये एक गैर संवैधानिक संस्था है। ये बॉटम अप यानी कि नीचे से ऊपर दृष्टिकोण पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है आपका कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहरों के चयन के लिए मुख्य रूप से किस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था? स्वच्छ सर्वेक्षण, सिटी चैलेंज प्रतियोगिता, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स या अमृत सिटी चैलेंज? तो सही उत्तर है आपका सिटी चैलेंज प्रतियोगिता। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में झूम कृषि को उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नाम से जाना जाता है? पोडू, झूमिंग, बेवर या कुमारी? सही उत्तर है आपका यहाँ पर बी, झूमिंग। उत्तर पूर्व असम मेघालय में इसे झूमिंग कहते हैं, उड़ीसा में पोडू कहते हैं और पश्चिमी घाट में इसे कुमारी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व भूगोल के संदर्भ में रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? अटलांटिक, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर? और सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, प्रशांत महासागर। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर का क्षेत्र है। यहां दुनिया के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंप केंद्र स्थित हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मेगा सिटी की जनसंख्या परिभाषा क्या है? 50 लाख से अधिक, 1 करोड़ से अधिक, 20 लाख से अधिक या 5 करोड़ से अधिक? सही उत्तर है आपका बी, 1 करोड़ यानी कि 10 मिलियन से अधिक। मेगा सिटी वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक होती है। उदाहरण के लिए मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? नर्मदा, ताप्ती, साबरमती या गोदावरी? सही उत्तर है आपका गोदावरी। गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा, ताप्ती और साबरमती पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ऑपरेशन फ्लड यानी कि श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं?
कई बार मैंने आपको ये प्रश्न करवाया है, उम्मीद करता हूं अब तक तो आपको रट गया होगा। देखिए बार बार प्रश्न करेंगे तो सारे प्रश्न रट जाएंगे। अब जिनको याद है तो उनको तकलीफ होती है, कहते हैं कि पुराने प्रश्न आ गए। लेकिन देखिए दूसरों की भी समस्या को समझिए। आपने अच्छी पढ़ाई कर ली है, अच्छी तैयारी कर ली है, आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिवीजन आप भी करते रहिए। सही उत्तर है आपका यहाँ पर बी, वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। यह दुग्ध उत्पादन और डेयरी विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि पीएम जनधन योजना का आदर्श वाक्य क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता, हर घर बैंक खाता, बैंकिंग फॉर ऑल। तो सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, मेरा खाता भाग्य विधाता। ये योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी और ये विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में उदारीकरण का मुख्य अर्थ क्या है? तो उदारीकरण का मुख्य अर्थ है व्यापार और उद्योग पर से अनावश्यक सरकारी नियंत्रण और प्रतिबंध हटाना। तो बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि मानव विकास सूचकांक एसडीआई निम्नलिखित में से किन 3 आयामों पर आधारित है? शिक्षा, आय, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आवास, आय, गरीबी, साक्षरता, स्वास्थ्य, लिंगानुपात, आय। बताइएगा मानव विकास सूचकांक एसडीआई निम्नलिखित में से किन 3 आयामों पर आधारित है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर शिक्षा, आय और स्वास्थ्य। एसडीआई के 3 आयाम हैं। स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, शिक्षा यानी कि स्कूल के औसत अपेक्षित वर्ष, और जीवन स्तर यानी कि प्रति व्यक्ति जीएनआई। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में चकबंदी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो है बिखरे हुए खेतों को एक स्थान पर एकत्रित करना। चकबंदी का उद्देश्य किसानों के बिखरे हुए छोटे छोटे जोतों को एक जगह करना ताकि कृषि उत्पादकता बढ़ सके। अगला प्रश्न है आपका कि राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? सरकार की कुल आय और कुल व्यय का अंतर, सरकार की कुल उधार लेने की आवश्यकताएं, निर्यात और आयात का अंतर, ब्याज भुगतान को छोड़कर घाटा। तो यहां पर सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, सरकार की कुल उधार लेने की आवश्यकताएं जो होती हैं वो राजकोषीय घाटा के अंतर्गत आती हैं। यह कुल व्यय और उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर होता है। अगला प्रश्न है आपका कि सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है? महासागरों के संरक्षण से, बंदरगाह आधारित विकास और कनेक्टिविटी से, नौसेना के आधुनिकीकरण से, या गहरे समुद्र में मछली पकड़ने से। तो सही उत्तर है आपका बंदरगाह आधारित विकास और कनेक्टिविटी से सागरमाला परियोजना का संबंध है। अगला प्रश्न है आपका कि अन्नपूर्णा योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना था? तो यहां पर जो सही हो जाएगा वो है ए ऑप्शन, 1999-2000 में अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई थी। इसके तहत उन वृद्धों को 10 किलो अनाज मिलता था जिन्हें पेंशन नहीं मिल रही है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा दस्तावेज है? अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में भू कृषि रिकॉर्ड का कौन सा दस्तावेज है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है और यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो बी है, गिरदावरी। गिरदावरी फसल निरीक्षण का रिकॉर्ड है। इसमें साल में 2 बार लेखपाल खेत पर जाकर फसल का ब्यौरा दर्ज करता है। खतौनी स्वामित्व का रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना पीएमजीवाई में निम्नलिखित में से कौन सा घटक शामिल नहीं था? प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण सड़क, ग्रामीण विद्युतीकरण और लघु उद्योग। जो सही उत्तर है आपका यहां पर वो है डी, लघु उद्योग। पीएमजीवाई 2001 में आई थी के 5 घटक थे, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें और बाद में विद्युतीकरण भी इसमें जोड़ा गया था। लघु उद्योग इसका हिस्सा नहीं था। अगली प्रश्न है आपका कि भूमि माप में 1 एयर कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है? पूछा गया है आपसे कि भूमि माप में 1 एयर कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है और सही उत्तर है आपका बी, 100 वर्ग मीटर। 1 एयर बराबर 100 वर्ग मीटर और 1 हेक्टेयर बराबर 100 एयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एनआरएचएम की शुरुआत कब की गई थी? बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर दे पा रहे होंगे।
12 अप्रैल 2005 को यह प्रारंभ हुआ था। उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। अगला प्रश्न है आपका कि कथन है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY के तहत सांसद को गांव गोद लेकर उसका विकास करना होता है। कारण इस योजना के लिए सांसदों को 5 करोड़ का अलग से फंड दिया जाता है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ये ए सही है, लेकिन आर गलत है। अलग से फंड नहीं दिया जाता है। SAGY के लिए कोई अलग से फंड नहीं मिलता है। इसे MP लैट्स, मनरेगा और अन्य परियोजनाओं योजनाओं के अभिसरण से करना होता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में तहसील दिवस, संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका माह के प्रथम और तृतीय शनिवार को। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष RIDF का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? RBI, SBI, नाबार्ड या वित्त मंत्रालय? सही उत्तर है आपका सी, नाबार्ड के द्वारा। इस फंड की स्थापना 1995-96 में हुई थी और प्रबंधन नाबार्ड करता है। अगला प्रश्न है आपका कि ई नाम पोर्टल का संबंध किससे है? ग्रामीण शिक्षा से, राष्ट्रीय कृषि बाजार से, भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण से या उर्वरक सब्सिडी से? तो सही उत्तर है आपका बी, राष्ट्रीय कृषि बाजार से। ई नाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो APMC मंडियों को एक नेटवर्क में जोड़ता है। शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को हुई थी। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सेक्शन में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। प्रश्न है आपका कि क्वांटम कंप्यूटिंग में सूचना की मूल इकाई क्या कहलाती है? बिट, बाइट, क्यूबिट या फोटॉन? बताइएगा, क्वांटम कंप्यूटिंग में सूचना की मूल इकाई क्या कहलाती है? सही उत्तर है आपका क्यूबिट, सी ऑप्शन। क्लासिकल कंप्यूटर में बिट होता है जो 0 या 1 होता है। क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट होता है, क्वांटम बिट, जो एक साथ 0 और 1 दोनों अवस्थाओं में हो सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि DRDO द्वारा विकसित पिनाका क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, हल्का लड़ाकू विमान है या ड्रोन है? तो पिनाका एक स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसे भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। तो DRDO ने इसको विकसित किया है। बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है? एस्ट्रिलीन, मीथेन, प्रोपेन या नाइट्रोजन? तो सही है उत्तर आपका यहां पर ए ऑप्शन, एस्ट्रिलीन। प्राकृतिक रूप से फल एथिलीन हार्मोन से पकते हैं। कृत्रिम रूप से कैल्शियम कार्बाइड जो नमी के साथ एस्ट्रिलीन बनाता है या एथिलीन गैस का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका कि नाविक क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है आपका भारत का अपना GPS नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है। इससे पहले IRNSS कहा जाता था। अगला प्रश्न है आपका कि बौद्धिक संपदा IP के संदर्भ में पेटेंट की सामान्य अवधि भारत में कितनी होती है? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष या 60 वर्ष? सही उत्तर है आपका सी, 20 वर्ष। पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत भारत में पेटेंट की अवधि आवेदन की तारीख से 20 वर्ष होती है। कॉपीराइट 60 वर्षों के लिए होता है, लेखक की मृत्यु के बाद 60 वर्षों तक। अगला प्रश्न है आपका कि ऑप्टिकल फाइबर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है जिनका हाल ही में निधन हुआ था? CV रमन, नरिंदर सिंह कपानी, विक्रम साराभाई, सत्येंद्र नाथ बोस? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, नरिंदर सिंह कपानी को फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कहा जाता है। वे भारतीय मूल के अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है आपका कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे, कार्ल लैंडस्टीनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या लुई पाश्चर? तो सही उत्तर है आपका यहां पर बी ऑप्शन, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में ABO रक्त समूह की खोज की थी। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सेक्शन में, पर्यावरण, पारिस्थितिकी तथा आपदा प्रबंधन। प्रश्न है आपका कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किस सूची में शामिल जानवरों को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है और शिकार पर कठोर दंड है? अनुसूची 1 और 2, अनुसूची 3 और 4, अनुसूची 5 या अनुसूची 6? सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, अनुसूची 1 और 2। भाग 2 में लुप्त प्राय प्रजातियां जैसे बाघ, शेर हैं जिन्हें सर्वोच्च संरक्षण प्राप्त है। अनुसूची 5 में
वर्मीन है जिनका शिकार किया जा सकता है, जैसे चूहा, कौवा। अब संशोधन के बाद इसमें भी नियम बदले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन, रामदेव मिश्र, सुंदरलाल बहुगुणा, सलीम अली। बताइएगा, भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? सही उत्तर है आपका बी, रामदेव मिश्र को। प्रोफेसर रामदेव मिश्र को भारत में पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है। सलीम अली को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया का नाम सलीम अली। अगला प्रश्न है आपका कि क्योटो प्रोटोकॉल में कुल कितनी प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित करने का लक्ष्य रखा गया था? प्रारंभ में पूछा गया है, क्योटो प्रोटोकॉल में कुल कितनी प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित करने का लक्ष्य रखा गया था? सही उत्तर है आपका बी, 6। CO2, मीथेन यानी कि CH4, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, HFC, PFC और SF6। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का दर्जा किसके समकक्ष का होता है? राज्य मंत्री, कैबिनेट सचिव या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के? तो सही उत्तर है आपका बी, कैबिनेट मंत्री। एनडीएमए के उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, अन्य सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है। अगला प्रश्न है आपका कि फ्लाई ऐश प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तेल रिफाइनरी, ताप विद्युत संयंत्र, ईंट भट्टे, वाहन निकास। तो सही उत्तर है आपका यहां पर बी, ताप विद्युत संयंत्र, थर्मल पावर प्लांट, जहां पर कोयले से बिजली बनती है। कानपुर में एक है ना, तो उसके आसपास के जगह पर कोयला काफी फ्लाई ऐश मिलती है। तो फ्लाई ऐश कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाला प्रदूषक है। इसका उपयोग अब ईंटें और सीमेंट बनाने में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन सी संस्था करती है? WWF, UNEP, IUCN, यूनेस्को। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका यहां पर IUCN रेड डाटा बुक जारी करती है, जो संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहां स्थित है? चेन्नई, विशाखापट्टनम, हैदराबाद या पोर्ट ब्लेयर? बताइएगा, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहां स्थित है? सही उत्तर है आपका सी, हैदराबाद में। INCOIS यानी कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस हैदराबाद में स्थित है, जो सुनामी चेतावनी देता है। अगला प्रश्न है आपका कि लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे संकेतक हैं, कारण वे प्रदूषित वातावरण विशेषकर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता में नहीं उगते हैं। बताइएगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो ए आपका सही है, कथन और कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या करते हैं। जहां लाइकेन नहीं उगते वहां वायु प्रदूषण अधिक माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि एजेंडा 21 किस सम्मेलन में स्वीकार किया गया था? स्टॉकहोम, रियो पृथ्वी सम्मेलन, जोहान्सबर्ग सम्मेलन या पेरिस सम्मेलन? सही उत्तर है आपका बी, रियो पृथ्वी सम्मेलन। 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन में सतत विकास के लिए एजेंडा 21 अपनाया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि भोपाल गैस त्रासदी 1984 में कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? तो सही उत्तर यहां पर कौन सा हो जाएगा आपका? मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। यह एक मानव जनित औद्योगिक आपदा थी। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2008, 2010, 2012, 2005? बताइएगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बी आपका सही है, 2010 में। इसका उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मामलों का त्वरित निपटारा करना होता है। अगला प्रश्न है आपका कि अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैसें कौन सी हैं? CO2 और CO, SO2 और NO2, ओजोन और धूल, CFC? सही उत्तर है आपका बी, SO2 और NO2। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है सामान्य हिंदी, और इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य का चयन करें। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। मैंने यह काम कर लिया है। कृपया दरवाजा बंद कर दें, वहां भारी भीड़ थी। बताइएगा, अशुद्ध वाक्य कौन सा है? श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, मैंने यह काम कर लिया है, कृपया दरवाजा बंद कर दें, वहां भारी भीड़ थी। तो सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? ए, शुद्ध वाक्य है श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अनेकों नाम नहीं होता है। अनेक स्वयं में बहुवचन है, इसका बहुवचन अनेकों नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका कि परिपत्र का प्रयोग कब किया जाता है? जब कोई सूचना एक
एक ही अधिकारी को देनी हो, जब कोई सूचना अनेक विभागों या अधिकारियों को एक साथ प्रेषित करनी हो, किसी की व्यक्तिगत शिकायत के लिए, पदोन्नति की मांग के लिए। सही उत्तर है आपका बी। जब कोई सूचना अनेक विभागों या अधिकारियों को एक साथ प्रेषित करनी हो तो परिपत्र यानी कि सर्कुलर का प्रयोग किया जाता है। इसको गस्ती पत्र भी कहते हैं। एक पूरा वीडियो मैंने बनाया है, क्लास है पूरी, जिसमें पत्र लेखन और उससे जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें पढ़ाई गई हैं, और उसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आई पर बटन पर क्लिक करेंगे तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा, चैनल पर उपलब्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या है। तो बहुत आसान है। उल्लंघन उत्धन लंघन होगा, या उल्धन लंघन होगा, या उदलंघन होगा, या उल्लंघन होगा। तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर उत्धन लंघन, जो व्यंजन संधि का उदाहरण है। नियम है ता के बाद ला आए तो ता का ला हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि आविर्भाव का सही विलोम शब्द क्या है। प्रादुर्भाव, तिरोभाव, अभाव या संभव। सही उत्तर है आपका बी, तिरोभाव। आविर्भाव यानी कि प्रकट होना का विलोम तिरोभाव होता है, यानी कि लोप होना, अदृश्य होना। अगला प्रश्न है आपका कि गोधूम शब्द का तद्भव रूप क्या है। गाय, गोबर, गेहूं या गोधन। सही उत्तर है आपका सी, गेहूं। गोधूम एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव गेहूं है। गोमय का तद्भव गोबर होता है, तो गोबर जो तद्भव शब्द है इसका तत्सम होगा गोमय, और गोधूम गेहूं का तत्सम है। अगला प्रश्न है आपका कि मुहावरा पेट में दाढ़ी होने का अर्थ क्या है। बहुत बूढ़ा होना, पेट का रोगी होना, छोटी छोटी आयु में ही बहुत बुद्धिमान चालाक होना, भेद छिपाना। सही उत्तर है आपका सी, कम उम्र में बहुत अनुभवी या ज्ञानी होना। अगला प्रश्न है आपका कि वीणा पाणी में कौन सा समास है। तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, कर्मधारय है, या द्वंद्व है। सही उत्तर है आपका बी, बहुब्रीहि है। वीणा है पाणी यानी कि हाथ में जिसके। सरस्वती ये तीसरा अर्थ दे रहा है, इसलिए बहुब्रीहि होगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। पानी, दही, मोती, मृत्यु। तो स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है, तो इनको पहचानने का आसान तरीका होता है कि आप इनको वाक्य में प्रयोग कर लें। पानी होता है, दही खट्टा है, मोती बहता है, मोती मिलता है, और मृत्यु होती है। तो यहां पर डी ऑप्शन आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। पानी, दही और मोती पुल्लिंग शब्द है। दही खट्टी काफी लोग कह देते हैं, लेकिन ये पुल्लिंग होता है। सही प्रयोग इसका दही खट्टा है। अधिसूचना गजट में प्रकाशित होती है, यह मुख्य रूप से किसके लिए होती है। सामान्य जनता को वैधानिक नियमों आदेशों की सूचना देने के लिए, कार्यालय की सफाई के लिए, व्यक्तिगत बधाई देने के लिए, अनौपचारिक संचार के लिए। तो ए ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इसका उद्देश्य वैधानिक नियमों, नियुक्तियों या अवकाश की सूचना सर्वसाधारण को देना होता है। अगला प्रश्न है आपका कि चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। चाकुएं, चाकुओं, चाकू या चाकुएं, बताइएगा। सही उत्तर है आपका सी, चाकू का चाकू ही रहता है। अब 5 चाकू, 6 चाकू, इसका आप बहुवचन नहीं बनाते हैं। चाकू अकारांत उकारांत पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, क्या है, उकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसका रूप बहुवचन में नहीं बदलता है। 2 चाकू लाओ, तिर्यक रूप में चाकुओं ने बदल सकता है, लेकिन सामान्य बहुवचन चाकू ही होता है। ठीक है, जो बहुवचन है इसका चाकू ही रहेगा, आप ध्यान रखिएगा। वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग किस विकल्प में हुआ है। राम, लक्ष्मण और सीता बन गए हैं। राम, लक्ष्मण और सीता बन गए हैं। राम, लक्ष्मण, सीता बन गए हैं। तो यहां पर जो सही प्रयोग हुआ है वो आपका ऑप्शन ए में हुआ है। राम के बाद कामा लगाया है, फिर लक्ष्मण और सीता बन गए हैं। ठीक है, अल्प विराम कहते हैं इसको हिंदी में, कॉमा इंग्लिश में कहते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। अनिल और अनल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। अनिल और अनल, बताइएगा। सही उत्तर है आपका अनिल का होता है हवा यानी कि वायु, और अनल का होता है आग यानी कि अग्नि। प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर की पीढ़ियों के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी, बताइएगा कौन सा इसमें आपका सही हो जाएगा। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, तो ए का 2, कितने में है, 3 में है, तो इससे तो आपका काम नहीं चलेगा। और दूसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ था। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था, तो आपका ये हो गया। तीसरी पीढ़ी की अगर बात की जाए तो इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ था, और चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर।
तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर यानी कि बीएलएसआई। अगला प्रश्न है आपका कि फिशिंग और विशिंग में मुख्य अंतर क्या है? फिशिंग ईमेल के जरिए होती है, विशिंग वायस कॉल के जरिए होती है। विशिंग ईमेल के जरिए होती है, फिशिंग कॉल के जरिए। फिशिंग में वायरस होता है और विशिंग में नहीं, दोनों एक ही है। जो सही उत्तर है आपका वो ए है। फिशिंग फर्जी ईमेल लिंक द्वारा ठगी होती है और विशिंग वॉइस फिशिंग फोन की कॉल के माध्यम से ठगी होती है। अगला प्रश्न है आपका कि IPv6 एड्रेस में समूहों को अलग करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? डॉट का, कॉलन का, हाइफन का या सेमी कॉलन का? सही उत्तर है आपका बी, कॉलन का। IPv4 में डॉट का प्रयोग होता था, जैसे 192.168.1.1, लेकिन IPv6 में कॉलन का प्रयोग होता है। ये 128 बिट का होता है, IPv4 32 बिट का होता था। अगला प्रश्न है आपका कि MS एक्सेल में वर्तमान दिनांक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। डेट के लिए कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन और समय के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर में बायोस का पूर्ण रूप क्या है और ये कहाँ स्टोर होता है? तो इसका जो पूर्ण रूप होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और ये आपका रोम में सेव होता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि बिग डेटा की 3 प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी। वैल्यू, विजन, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वीडियो, वॉइस। तो बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पाएंगे अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे। इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस रीजनिंग से आप इसको हल कर सकते हैं। बिग डेटा आ गया तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, है ना, तो जिसमें वॉल्यूम है वो आप कर लीजिए। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मात्रा, वेलोसिटी और विविधता यानी कि वैरायटी। कीलॉगर कीलॉगर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये यहां पर ये गलत लिखा है, कीलॉगर होगा। ठीक है, तो जो हिंदी उच्चारण लिखा है वो गलत है, उसको आप सही कर लीजिएगा, इंग्लिश वाला पढ़िएगा। कीलॉगर होता है एंटीवायरस है, स्पाईवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। सही उत्तर है आपका बी, स्पाईवेयर है। कीलॉगर एक स्पाईवेयर है जो उपयोगकर्ता द्वारा कीबोर्ड पर दबाए गए बटनों को रिकॉर्ड करता है, जिससे पासवर्ड चोरी हो सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि डिजिटल लॉकर का उपयोग करने के लिए क्या अनिवार्य है? पैन कार्ड, आधार नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी। तो डिजिटल लॉकर का उपयोग करने के लिए क्या अनिवार्य है? आधार नंबर। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डिजी लॉकर। ठीक है, तो जो डिजिटल लॉकर है आपका वो भारत सरकार का क्लाउड सिस्टम है। क्या है? क्लाउड स्टोरेज सिस्टम है, जिसे आप शॉर्ट में डिजी लॉकर के नाम से जानते हैं। ये साइन अप करने के लिए आधार नंबर अनिवार्य है, क्योंकि ये प्रमाणीकरण के लिए उपयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका कि HTTP और HTTPS में एस का क्या अर्थ है? सिस्टम, सिक्योर, सर्वर, स्पीड। तो सही उत्तर है आपका यहां पर बी, सिक्योर। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। ये डेटा को एन्क्रिप्ट कर रूप में भेजता है, SSL और TLS का उपयोग करके। अगला प्रश्न है आपका कि ASCII कोड कितने बिट का होता है? ASCII। ठीक है, 4 बिट, 7 बिट, 16 बिट या 32 बिट। सही उत्तर है आपका 7 बिट का। मानक ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज 7 बिट का होता है, ये 128 कैरेक्टर का होता है। एक्सटेंडेड ASCII 8 बिट का होता है। अगला प्रश्न है आपका कि डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन प्रक्रिया का क्या लाभ होता है? तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, फाइलों को व्यवस्थित कर कंप्यूटर की गति बढ़ाना। एक यह ऑप्शन होता है कंप्यूटर में जो फाइलों को सही तरीके से व्यवस्थित कर देता है। अगला प्रश्न है आपका कि यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को किसने विकसित किया है? आरबीआई ने, एनपीसीआई ने, एसबीआई, नीति आयोग। तो सही उत्तर है आपका बी, एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यह मोबाइल के जरिए तत्काल पैसे भेजने की सुविधा देता है। अगला प्रश्न है आपका कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? लाइनक्स, एंड्रॉयड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मोजिला फायरफॉक्स। तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो है सी ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। एंड्रॉयड हालांकि गूगल के स्वामित्व वाली कंपनी है, लेकिन इसका भी कोड ओपन सोर्स हो रखा है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक प्रोपराइटर स्वामित्व वाले सॉफ्टवेयर है। इसका सोर्स कोड खुला नहीं होता है।
बाकी सभी ओपन सोर्स हैं। अगला प्रश्न है आपका कि स्पैम किसे कहते हैं? सही उत्तर है आपका अवांछित और अनचाहे ईमेल को स्पैम कहते हैं ईमेल में। स्पैम जंक या अनचाहे थोक संदेश होते हैं जो अक्सर विज्ञापन के लिए भेजे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ई गवर्नेंस में G2C का क्या अर्थ है? गवर्नमेंट टू कंपनी, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू सेंटर या गुड्स टू कस्टमर। सही उत्तर है आपका गवर्नमेंट टू सिटीजन। G2C सरकार से नागरिक, उदाहरण ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनवाना। अगला प्रश्न है आपका कि एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता में मशीन लर्निंग का क्या कार्य है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर बी, डेटा से सीखना और भविष्यवाणियां करना, लर्निंग फ्रॉम डेटा। बी ऑप्शन आपका सही है। मशीन लर्निंग एआई की एक शाखा है जहां कंप्यूटर डेटा के आधार पर खुद सीखते हैं और निर्णय लेते हैं बिना स्पष्ट प्रोग्रामिंग के। अब हमारा जो टॉपिक बचा है वो है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी कि यूपीजी के। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम। सही उत्तर है आपका सी, कथक। और ये कथा कहने की परंपरा से विकसित हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में यूरिया का कारखाना इफ्को कहां स्थापित है? सही उत्तर है आपका ए, आंवला बरेली में और फूलपुर प्रयागराज में। अगला प्रश्न है आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? सही उत्तर है आपका सी, गाजियाबाद। गाजियाबाद का जनघनत्व सर्वाधिक है, 3971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनघनत्व वाला ललितपुर है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरामिक सिटी या चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है? खुर्जा, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, सहारनपुर, भदोही। सही उत्तर है आपका ए, खुर्जा बुलंदशहर को सिरेमिक उद्योग पाटरी के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरता है? 5, 7, 9 या 11। सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन 7। ये 7 जिले हैं: चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में किशोरी शक्ति योजना के स्थान पर अब कौन सी योजना संचालित है? सबला, अब सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 का हिस्सा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कस्तूरबा गांधी योजना या भाग्य लक्ष्मी योजना। तो किशोरी शक्ति योजना जो है वो है ए ऑप्शन, सबला, अब सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 का हिस्सा है। किशोरी शक्ति योजना को सबला में मिला दिया गया था, जिसे अब मिशन पोषण 2.0 के तहत पुनर्गठित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि रानी लक्ष्मीबाई किस नदी पर स्थित है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध, डैम किस नदी पर स्थित है? चंबल, बेतवा, केन या रिहंद। सही उत्तर है आपका बी, बेतवा नदी पर स्थित है, ललितपुर झांसी सीमा पर। इसे माता टीला बांध या राजघाट बांध परियोजना से भी जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? रोहू, डॉल्फिन, चीतल मोय या कतला। सही उत्तर है आपका सी, चीतल मोय। यूपी की राजकीय मछली चीतल है। राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस है। अगला प्रश्न है आपका कि सुरहा ताल पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? बलिया, आजमगढ़, प्रतापगढ़ या वाराणसी। सही उत्तर है आपका ए, बलिया। सुरहा ताल अब जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है, यह बलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो विधान परिषद के 100 सदस्य हैं। विधानसभा में 403, लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। प्रश्न है कि कजरी लोकगीत की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस स्थान से मानी जाती है? मिर्जापुर, वृंदावन, लखनऊ या गोरखपुर। तो सही ऑप्शन है आपका ए, मिर्जापुर। कजरी वर्षा ऋतु का लोकगीत है जिसकी उत्पत्ति मिर्जापुर से मानी जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि नोएडा का पूर्ण रूप क्या है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया या न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सही है आपका बी, नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये गौतम बुद्ध नगर जिले में है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार किस जिले में पाए जाते हैं? बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, झांसी। सही उत्तर है आपका बी, ललितपुर। और यहां पर सीमित मात्रा में
यूरेनियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भीतरगांव का मंदिर गुप्तकालीन ईंटों का मंदिर किस जिले में स्थित है? सही उत्तर है आपका ए कानपुर। यह गुप्त काल का सबसे पुराना ईंटों से बना मंदिर है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? लोहिया साहित्य सम्मान, भारत भारती सम्मान, हिंदी गौरव सम्मान या महात्मा गांधी साहित्य सम्मान? सही उत्तर है आपका भारत भारती सम्मान। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? इज्जतनगर, मखदूम मथुरा, झांसी या लखनऊ? सही उत्तर है आपका बी मखदूम मथुरा। इज्जतनगर में पक्षी अनुसंधान संस्थान है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग का गठन पहली बार किस वर्ष किया गया था? 1990, 94, 2001 या 1985? सही उत्तर है आपका बी 1994 में। अगला प्रश्न है आपका कि ओडीओपी एक जिला एक उत्पाद के तहत कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर है आपका फिरोजाबाद, जिसे सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि कुशीनगर किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशल, मल्ल, वत्स या पांचाल? सही उत्तर है आपका बी मल्ल। कुशीनगर मल्ल महाजनपद की राजधानी थी। यही गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के बजट 2024-25 में महाकुंभ 2025 प्रयागराज के लिए कितनी राशि का प्रावधान प्रस्तावित किया गया था? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ए 2500 करोड़। तो ये रहा आपका पूरा कंटेंट 100 एमसीक्यू का लेखपाल का मॉक टेस्ट नंबर 6। करंट अफेयर और आपका डीआई छोड़कर आपने बाकी सभी टॉपिक्स की ये 100 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आया होगा। बहुत सारे नए प्रश्न लेकर आए थे आज और एक अच्छा लेवल बनाकर लाए थे। तो कमेंट में बताइएगा कि इन 100 प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए हैं। अगर आप हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जहां पर हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं अपने यूट्यूब के कंटेंट की और एक्स्ट्रा पीडीएफ भी, तो आप स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं। बहुत कम फीस है और बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। एक बार जब आप हमारी पीडीएफ से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रश्न यहीं से आता है ना। तो मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।